हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल बिजी वर्क क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो हमारी नदियों की श्रृंखला थी, उस श्रृंखला में आज हम जो देखने वाले हैं बेटा वो देखेंगे चंबल नदी की, इसकी कुल लंबाई, इसकी सहायक नदियां, बीहड़ और इसकी पारिस्थितिक स्थिति क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें हम इसमें आज देखने वाले हैं। तो समय को बर्बाद नहीं करना है क्योंकि आप लोग बोर महसूस करते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसके एमसीक्यूज देखेंगे, ठीक है ना, कि इस कंटेंट को हमें आगे चल के कैसे पढ़ना है ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाएं। तो यहाँ पर दिया है चंबल नदी की नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कुल लंबाई कितनी है, ठीक है ना। तो ये हम 965, 1051, 850 या 1100 किलोमीटर। तो यहाँ पर ये एमसीक्यूज मैंने लगाए हैं, इसके आंसर आप खुद दोगे जब मैं इस टॉपिक को पूरा कराऊंगा। उसके बाद राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश द्वार कौन सी जगह है? कोटा, धौलपुर, जोरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ या भैंसरोडगढ़, ठीक है। ओके, उसके बाद दिया चंबल नदी किस स्थान पर यमुना नदी में जाकर मिलती है? प्रयागराज, हमीरपुर, इटावा या आगरा, ठीक है। चलिए आगे। अगर आगे दिया है इसमें चंबल नदी पर निर्मित जो जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात, उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? ऊंचाई 12 मीटर, 18 मीटर, 25 मीटर या 30 मीटर। अगला है गांधी सागर किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलो आगे चले। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी लंबाई और प्रभाव को। इस नदी की अगर कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है पुराने आंकड़ों के अनुसार वो कितनी है? 965 किलोमीटर। वहीं अगर हम सैटेलाइट के द्वारा इसकी बात करें तो यहाँ पर कितनी दी गई है? 1051। लेकिन आपको सैटेलाइट की याद रखनी है, लेकिन ये पेपर में आपको अगर ऑप्शन ये आता तो आपको यही ऑप्शन लगाना है, ठीक है ना। ठीक। अगर हम राज्यवार इसकी बात करें कि किस राज्य में ये नदी कितनी बहती है, तो मध्य प्रदेश में 325 सीधी एक तरफ से बहती है जब इसका उद्गम होता है। उसके बाद फिर ये मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करती है 153। फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर ये कितनी बहती है? 252 किलोमीटर। फिर राजस्थान और यूपी की सीमा पर कितनी बहती है? 117 किलोमीटर। फिर उत्तर प्रदेश में ये कितनी बहती है? 204 किलोमीटर। और इसकी जो कुल लंबाई है वो 965 है और सैटेलाइट के अनुसार अभी हाल ही के 1051 किलोमीटर है, ठीक है। इसका जो उद्गम होता है, इसका जो उद्गम होता है वो चंबल नदी का उद्गम विंध्य पर्वत श्रेणी। अगर आपसे पर्वत श्रेणी पूछा जाए तो आपको ये टिक कर देना है, ठीक है, विंध्य पर्वत श्रेणी। अगर आपसे जगह पूछी जाती है तो आपसे जानपा पहाड़ी, ठीक है, सॉरी पहाड़ी पूछी जाती है आपको जनपा पहाड़ी। अगर आपसे कोई जगह पूछी जाती है तो आपको महू बताना है। अगर आपसे जिला पूछा जाता है तो आपको इंदौर बताना है। अगर आपसे राज्य पूछा जाता है तो आपको एमपी बताना है, ठीक। धार्मिक इतिहास की अगर हम बात करें तो इसे भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है। समुद्र तल से इस जगह की ऊंचाई है वो 854 किलोमीटर है। यहाँ से नदी उत्तर दिशा में बहती है और बहती हुई जो राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो ये जो नदी है उत्तर दिशा की ओर बहती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है। और जिस जगह से राजस्थान में प्रवेश करती है उस जगह को क्या बोला जाता है? 84 गढ़, ठीक है, जो आपके अभी प्रश्न में लिखा हुआ था, ठीक है। चले आगे, ठीक। अब इस नदी का जो मानचित्र आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं आप ये देखिए यहाँ पे, ये ये यमुना नदी में जाकर मिलती है चंबल नदी। यहाँ पर ये देखिए, ये मैं रेड से इसको कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो नदी है, ठीक है, चंबल नदी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी में बहती हुई इटावा उत्तर प्रदेश के पास यमुना नदी में जाकर ये मिल जाती है। यह यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और गंगा बेसिन का हिस्सा है, ठीक है। देखो, ये चंबल नदी यमुना में मिलती है, ठीक है, तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी हो गई। फिर जो यमुना है वो जाकर गंगा में मिलती है, ठीक है ना। कैसे मिलती है? गंगा में, ओके। तो गंगा में यमुना कहाँ जाकर मिलती है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। चले आगे।
अब इस नदी पर जो जलप्रपात है वो चूलिया जलप्रपात, जो आपको अभी प्रश्न में दिखाया गया था, उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 18 मीटर। ठीक है, इसका जो एरिया है वो कितना है, 1.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ओके। इसको एक मिनट, हाँ, इसको जो एक मान्यता प्राप्त है या इसको एक टैग प्राप्त है वो क्या है, ये सबसे शुद्ध यानी क्लीनेस्ट रिवर में से आती है। तो आप सोचिए ये कहाँ कहाँ से बहती है, इंदौर से बहते हुए, मुरैना के पास से निकलते हुए यूपी भिंड के आगे निकल जाती है ये। ठीक है ना, ओके। तो ये सबसे इसको शुद्ध नदियों का, क्योंकि ये शहरों के बीच से कम निकलती है, ये शहरों के बाहर से निकलती है, बीचों बीच से नहीं निकलती है, कहीं एक आध शहर से निकलती होगी। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, बनास, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, मेज, बामन। क्योंकि जो नदियां सिटी के बीचों बीच से निकलती, जैसे कि यमुना नदी, जो नदी सिटी के बीचों बीच से निकलती है वो प्रदूषित होती है। ठीक है ना, लेकिन ये नदी बहुत ही स्वच्छ नदी की इसको जो भी टैग मिला है वो है। ठीक है, अब इस नदी पर जो भी परियोजना है वो मैं इसके आपको एक ट्रिक बताऊंगा, और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, आपको जीवन में हमेशा याद रहेगी। ठीक है, गांधी सागर बांध, ये मंदसौर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इस पर जो विद्युत क्षमता है वो 115 मेगावाट की। ये एमपीपीएससी वालों के लिए विशेषकर बता दूं, ये मेगावाट आपको याद करना है। ठीक है ना, प्रथम चरण सबसे बड़ा जलाशय राणा प्रताप सागर रावत भाटा, ये राजस्थान में है, 172 मेगावाट द्वितीय चरण, इस सर्वाधिक भराव जल क्षमता है इसका। फिर है जवाहर सागर बांध, कोटा राजस्थान में, 99 मेगावाट तृतीय चरण में। फिर कोटा बैराज, कोटा राजस्थान में है, केवल सिंचाई के लिए परियोजना उपलब्ध है। अब इसकी जो भी ट्रिक है उसको बताता हूँ, इस वो ट्रिक में ये शामिल नहीं है, इसको आप अलग से याद कर लेना। कोटा बैराज राजस्थान में है, तो ये सीधा आपको याद रखना कि चंबल नदी पर। तो इसकी जो ट्रिक है बेटा वो है ग र जो, गरज जैसे बिजली गरजती है ना वो वाला गरज है ये। तो ग से हो गया बेटा गांधी सागर, रा से हो गया राणा प्रताप सागर, और जा से क्या होगा जवाहर सागर। ये आपका मध्य प्रदेश में हो, दोनों ये आपके राजस्थान में। अगर इस पर मेगावाट यहाँ पर बोला जाए तो ये 115 मेगावाट, ये 172 मेगावाट, ये आपसे पूछा जाए तो 99 यानी 99 मेगावाट। क्लियर हो गया, आपको कहीं पर भी तनाव है कोई। ठीक है, तो ये जो चंबल नदी पर थी वो इसकी परियोजना है। और मैं एक आपको बताऊं, जो नर्मदा नदी पर जो भी परियोजना है उसके पीछे या तो धारा लगा होगा या पीछे क्या लगा होगा, धार लगा होगा। जहां पर भी आपको धारा या धार लगा मिल जाए, मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो किस नदी पर परियोजना होगी, किस पर होगी, वो होगी नर्मदा नदी पर। ठीक है, कुछ एक आध को छोड़कर। ठीक है, जैसे कि दुग्ध धारा, सहस्त्र धारा, जैसे कि मानधार। ठीक है ना, वो सारी किस पर है, नर्मदा नदी पर है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बिहड़ नदी की, सॉरी बिहड़ की पिक्चर लगाई थी लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रही है। तो चंबल की जो बिहड़ है उसकी भौगोलिक विसंगतियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया गया है। चंबल नदी विश्व भर में अपने बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। अवनालिका पर्दन, अवनालिका पर्दन क्या होता है वो समझिए, पेपर में पूछा जाता है। नदी के तेज बहाव और मुलायम जलोढ़ मिट्टी के कारण गहरी खाइयों का निर्माण होता है। ठीक है ना, उसको हम क्या कहा जाता कहते हैं, अवनालिका पर्दन। इन्हें उत्खात भूमि कहा जाता है। ठीक है ना, वेटलैंड टोपोग्राफी, मुरैना भिंड जिलों में इसका विस्तार सर्वाधिक है। अगर आपने सनी देओल की डकैत मूवी देखी होगी तो उसमें ये चीज आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। ठीक है ना, क्या मिल जाएगी, ये बीहड़। ओके, बीहड़ क्या है, तो इन बीहड़ों की जो गहराई है वो 60 से 100 फीट होती है, जिसमें छिपने के लिए आदर्श स्थान माने गए। ठीक है, तो डाकू के लिए, डाकू जैसे पान सिंह तोमर आपने मूवी देखी होगी, फूलन देवी और विख्यात बागी, बागी इसमें क्या है, सक्रिय यहाँ पर छुप सकते थे आसानी से। ठीक है, मिट्टी का प्रकार यहाँ पर भूरी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगर इसके पुनरुद्धार की बात करें, इन बीहड़ों को कृषि योग्य बनाने के लिए चंबल कायाकल्प योजना पर काम कर रही है सरकार। ओके, यहाँ पर क्या है, बागी इलाका कहा जाता है। यहाँ पर जो बीहड़ है, स्थानीय लोग डाकुओं को डाकू नहीं बल्कि क्या कहते थे, बागी।
यानी डाकू थे, उसी का जो स्थानीय नाम था वो क्या था, बागी या विद्रोही। ठीक, यहाँ पर अगर हम परिस्थिति की बात करें तो यहाँ पर दुनिया में घड़ियालों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली इसको माना जाता है चंबल को। गांगेय डॉल्फिन, दुर्लभ सूंस डॉल्फिन यहाँ पाई जाती है। ठीक है, पक्षी विहार इंडियन स्किमर जैसे दुर्लभ दुर्लभ पक्षी यहाँ पर निवास करते हैं। ठीक है, अब चंबल के बारे में कुछ अनूठे, चंबल जगह नहीं, चंबल नदी। ये पौराणिक कथाओं के अनुसार द्रौपदी के श्राप के कारण से अपवित्र माना है, मानकर इसके पानी की पूजा उपयोग के लिए नहीं, मतलब पानी का उपयोग पूजा के लिए नहीं होता है, जो आज इसके स्वच्छ रहने का मुख्य कारण है। देखिए, यहाँ पर एक इनडायरेक्टली बात क्या कही गई है कि जो नदियों पर ज्यादा पूजा पाठ किया जाता है वो नदियां सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं, जैसे कि गंगा नदी, यमुना नदी, ठीक है, सरस्वती नदी, ये बहुत ज्यादा प्रदूषित है, क्योंकि ना तो इन पर ज्यादा कोई घाट बने हुए हैं, ना तो कोई ज्यादा मंदिर बने हुए हैं इस नदी पर। ठीक है ना, इसलिए ये नदी क्या है, स्वच्छ नदी है। ठीक है ना, ओके। तो ये किसका वरदान था, ये आपको याद नहीं रखना है, मुझे मतलब नहीं इस चीज से। ठीक है, कोटा का वरदान, कोटा शहर चंबल नदी के तट पर स्थित है और ये इसी के पानी पर क्या है, निर्भर है। ठीक, चलो जो भी अच्छा है, जो भी श्राप दिया उसकी वजह से कम नदी स्वच्छ तो बची। ठीक है, सर्वाधिक गहराई की अगर हम बात करें, चंबल राजस्थान में एक मात्र ऐसी नदी है जो वर्ष भर बहती रहे। ठीक है, आप कभी आएंगे इधर, आप उत्तर प्रदेश के साइड जाएंगे मध्य प्रदेश से, तो आपको ये नदी मिलेगी। त्रिवेणी संगम, बनास, सीप, चंबल नदियां सवाई माधोपुर में ये त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम से आपको महाकुंभ का मेला याद आ जाता है ना, यहाँ पर वो एक दुर्घटना हुई थी। तो चंबल नदी का सर्वाधिक अपरदन किस जिले में है, तो मुरैना जिले में है। राणा प्रताप सागर की मुख्य विशेषता क्या है, सबसे ऊंचा, सर्वाधिक भराव जम क्षमता वाला, पहला बांध, केवल सिंचाई। ये आपको खुद याद करना है। ठीक है ना, गांगेय डॉल्फिन चंबल के किस मुख्य क्षेत्र में पाई जाती है, गांधी सागर, कोटा बैराज, इटावा के पास, जनापा। ठीक है, ये सभी आप इसके उत्तर आप जानते हैं क्योंकि ये आपने पढ़े हैं। फिर चंबल नदी के जल ग्रहण क्षमता बेसिन कितना है, और बनास नदी चंबल में किस ओर बहती है। जो आपको नहीं पूछ अगर आते हैं तो कोई बात नहीं है, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो इसके बाद अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है तो प्लीज आप मुझे बताइए, उसका निराकरण करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।